नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI ने आप सभी लोगों के लिए एक वैकेंसी लाई हुई है और ये वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर, ग्रेजुएट होल्डर और मास्टर सभी के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई हुई है, कुल कितने पोस्ट हैं और इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जॉब अलर्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये AAI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम लोग उसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखते हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है दोस्तों, वह है 01/2022/NR, ठीक है। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो किसके लिए है दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, कहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। और आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रीजन, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रीजन यानी कि उत्तरी क्षेत्र ने ये वैकेंसी निकाली हुई है। और नॉर्दर्न रीजन के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। और वैकेंसी पोस्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले पोस्ट दिया है दोस्तों कि सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद मतलब राजभाषा अधिकारी। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों वह है सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस और तीसरी जो पोस्ट है वह दोस्तों सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी वेबसाइट के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि www.ai.aero, इस वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आपको कैरियर सेगमेंट पे जाना होगा, फिर वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्म बताया गया है कि ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, दूसरा कोई भी मोड नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है दोस्तों कि देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वह है 21 दिसंबर 2022। उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है फॉर्म की अप्लाई करने की वह है 20 जनवरी 2023, ठीक है। अब वहाँ पे टेंटेटिव डेट मतलब एग्ज़ाम के ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा आपका उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वह है दोस्तों कि अभी अनाउंस नहीं किया, वो बाद में अनाउंस किया जाएगी ये AAI की वेबसाइट पे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं, पहले बता दिए थे, और पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, और ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। कि जैसे कि सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा अधिकारी के लिए जो इसका पोस्ट कोड 1 है के लिए कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी है, ठीक है। जनरल के लिए 4 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है। और अगर हम वही बात करें सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के बारे में तो उनकी जो पोस्ट कोड 2 है इसमें टोटल 16 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 8 वैकेंसी है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 भी नहीं है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 है और EWS के लिए 1 है। अगर हम लोग बात करें तीसरे पोस्ट के बारे में, पोस्ट कोड जिसका है 03 है, तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो ठीक है ना। इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 32 वैकेंसीज हैं इसमें, जिसमें से जनरल के लिए 14 वैकेंसी है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 है और EWS कैटेगरी के लिए 3 है, ठीक है। और PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, ये इतनी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके इमोल्यूमेंट्स के बारे में, बेसिक पे के बारे में। आपका जो नॉर्मल बेसिक पे है दोस्तों वो पे स्केल और लेवल जो है 36,000 रुपये से शुरू होगा, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट के लिए IDA पैटर्न पे आधारित होगा। और दोस्तों ये बेसिक पे के अतिरिक्त देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेसिक पे के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, बेसिक पे के 35% की दर से अनुलाभ, HRA व अदर बेनिफिट्स जिसमें CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स आदि भी शामिल है, ये सब आपको मिलेगी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट और एज में छूट के बारे में, एज में रिलैक्सेशन के बारे में। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 30 नवंबर 2022 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वह 30 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। 30 नवंबर 2022 को आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट अगर आप चाहते हैं तो वह जो देखिए इतने मतलब सब ये उनके बारे में ही है। तो अधिकतम आयु सीमा में निम्न के अनुसार छूट है। तो पॉइंट 1 देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिया है कि आप जो आपकी जो देखिए जो जनरल कैटेगरीज आते हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वह 30 साल है। बाय द वे, अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आयु सीमा में छूट है वह 5 साल है, यानी कि आप 35 साल तक अगर आपकी एज है तो भी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं OBC कैंडिडेट के लिए यही एज में जो रिलैक्सेशन है वह 3 साल है,
ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वह एक्स सर्विस मैन के लिए है, उसे आप देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि बाय द वे अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के एम्प्लॉय हैं तो इसमें आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वह 10 साल होगी। और दोस्तों आगे बढ़ने पर देखिएगा ये फोर्थ पॉइंट में, अगर बाय द वे अगर आप ये खास तौर से महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बाय द वे अगर आप विधवा हैं या फिर अगर आपका तलाक हो चुका है, डाइवोर्स वुमन है, या फिर कानूनी रूप से अगर आप अलग हैं, ठीक है, और आपने दोबारा पुनर्विवाह नहीं किया है, मतलब दोबारा शादी नहीं की है, तो ऐसे महिला अभ्यर्थियों की जो अपर एज लिमिट है जो जनरल कैटेगरी के लिए वह 35 साल है। वहीं पे ओबीसी वालों के लिए 38 साल है और SC ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 40 साल है दोस्तों। बाय द वे अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आपकी 10 साल एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC NCL नॉन क्रिमिनल बिलोंग करते हैं तो आपकी एज रिलैक्सेशन 13 साल हो जाएगी। अगर वहीं आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 15 साल आपको आयु में छूट मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और दिया है दोस्तों कि आपकी जो दिव्यांगता है वह मिनिमम 40% जरूर होनी चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दिया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सीनियर असिस्टेंट राजभाषा अधिकारी के लिए इनकी एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले बताया गया है कि मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश सहित हिंदी में मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी सहित इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास इतना है तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि क्या दिया है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप दे सकते हैं दोस्तों। अगर बाय द वे अगर आपके पास ये भी नहीं है तो एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, उसको देखिएगा यहाँ पे। तो हिंदी के साथ साथ तथा इंग्लिश मीडियम से किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर मास्टर्स तथा ग्रेजुएशन लेवल पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम से किसी भी विषय में आपके पास मास्टर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से समझाया यहाँ पे, मीन्स कहने का मतलब है कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, या फिर मीडियम अगर आपकी इंग्लिश है ग्रेजुएशन लेवल पे तो हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये राजभाषा अधिकारी के लिए ही आपके अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। बाय द वे अगर आपके पास तीनों योग्यताएं नहीं है तो आपके पास ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है ये देखिएगा कि मान्यता मतलब ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट और एनी वन आउट ऑफ बोथ एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जिसमें हिंदी व इंग्लिश अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, देखिए दिया है ना यहाँ पे, हिंदी या इंग्लिश अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, और साथ ही साथ हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, ये देखिए यहाँ पे दिया है हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, या फिर आपका डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो। इन सब के अलावा आपके पास दोस्तों अगर आपके इतनी क्वालिफिकेशन हो गई 3 या 4, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। डिसिप्लिन फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, यानी कि ट्रांसलेशन जो है आपकी उस फील्ड में आपका राजभाषा अधिकारी के रूप में सिलेक्टेड होने के लिए आपके पास 2 साल का कंसर्न डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में जो है सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर बाय द वे अगर आपके पास बीकॉम है तब तो बहुत ही अच्छा है, और बीकॉम में ग्रेजुएशन के मतलब बीकॉम होने के साथ साथ आपका 3 से 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सब के अलावा इसमें भी एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पोस्ट के लिए सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए है। देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में कम डिप्लोमा होनी चाहिए, और इन तीनों फील्ड में से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि
पोस्ट 1 के बारे में, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा अधिकारी के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है ना। देखिए, इसके लिए आपको 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना, और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और 50% क्वेश्चन दोस्तों जो हैं वह जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से संबंधित आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 50% क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे, 50% क्वेश्चन आपकी नॉन टेक से आएंगे। तो ये 50% कितने का? तो देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपके 120 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2 घंटे में 120 मिनट में टोटल 120 क्वेश्चन करने होंगे। 120 में से आपके 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट मतलब डिसिप्लिन से आएंगे, ठीक है ना। और जो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से आएंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में कि इनकी जो सिलेबस है उसका क्या है, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो है 70% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेशन से आएंगे, यानी कि बीकॉम से आएंगे, ठीक है ना। और वहीं 30% क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से आएंगे। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है, इसमें भी आपका 70% क्वेश्चन जो है आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आएंगे और 30% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे। और जो इनमें मिनिमम पासिंग मार्क है वह जनरल कैटेगरी, EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50% है और अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% है, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट में, ये आपको हमने बता ही दिया है। एक बात का सबसे बहुत खास दोस्तों कि जो आपके लिए फायदेमंद होगी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, तो इस पोस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम निकालना होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा, ठीक है ना। तो बस यही है कि अगर आपने रिटन निकाल लिया तो समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि अगर आप आए सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों की एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं, EWS या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वह 1000 रुपये है, ठीक है। बाय द वे अगर आप वहीं पे महिला कैंडिडेट हैं, वोमेन हैं, SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर अगर आपने AA से अप्रेंटिस किया है और कंप्लीट कर चुका है तो आपकी कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ रखनी है, ठीक है, अपने पास, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और फोटोग्राफ की जो दोस्तों साइज़ है स्कैंड इमेज की वह 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग सिग्नेचर के बारे में बात करें तो सिग्नेचर जो है आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, काले पेन से साइन कीजिएगा। और इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 50 KB होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स हैं वह आपके अलग अलग अपलोड की जाएगी स्कैनिंग की हुई, ठीक है ना। और इन सभी का आप लोग चाहे JPG हो या JPEG हो या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज़ आपकी 50 KB से 1000 KB के बीच होनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों, बाय द वे अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर फॉर्म या आपके मन में कोई और डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है नीचे, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने पूरी उसे बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो, ठीक है ना, कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है या फिर क्वालिफिकेशन और क्या होनी चाहिए, तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जो आपको लगता है कि जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है ये वीडियो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।